तो भाई हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लुईस थ्योरी। सो दिस लुईस थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बच्चों क्या है कि जैसे पिछले लेक्चर्स में हम लोग बॉन्ड्स के विषय में पढ़ रहे थे, तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, ये सब हमने देखा। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं। अब ये जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, तो कैसे ये बॉन्ड बनता है, इसका क्या मतलब होता है, या कैसे ये तो हम लोग सीख चुके हैं बच्चों के कोवेलेंट बॉन्ड्स में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। बट दैट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो किस मैकेनिज्म से शेयरिंग होती है, उसको समझने के लिए देयर आर डिफरेंट थ्योरी। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एंड द सबसे जो बेसिक थ्योरी है, दैट इज द लुईस थ्योरी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो आज बच्चों इसको पढ़ने वाले हैं। ये बात फिर जैसे हमेशा ऐसे ही होता है कि सबसे शुरुआत में कुछ लोग अपने प्रिंसिपल देते हैं, फिर क्या होता है फर्दर स्टडीज होती हैं तो उनके प्रिंसिपल्स थोड़े से आउटडेटेड हो जाते हैं। तो वैसे ही बच्चों ये जो लुईस थ्योरी है, जो इसको लेविस भी कुछ लोग पढ़ते हैं, बट हम लोग लुईस के नाम से इसको बोलेंगे। तो जो लुईस थ्योरी है कोवेलेंट बॉन्ड्स की, इट इज नॉट अप्रोप्रिएट एज फॉर एज टुडेज सिनेरियो इज कंसर्न। लेकिन जब इन्होंने ये थ्योरी दी तो एक्चुअली क्या था कि इनके साथ एक और सज्जन थे, कोसेल, KOSSEL, कोसेल। So Cossel and Lewis were two scientists who independently provided their theory of electron sharing या covalent bonds। तो हम लोग उसमें से लुईस थ्योरी को पढ़ेंगे क्योंकि बाद में फिर ज्यादा काम लुईस ने किया। बट देर वॉज अनदर साइंटिस्ट नेम्ड कोसेल। तो कोसेल ने इंडिपेंडेंटली अपनी थ्योरी दी, लुईस ने भी इंडिपेंडेंट अपनी थ्योरी दी, लेकिन काफी बातें दोनों में कॉमन थी। लेकिन हमें, चूंकि आप लोगों ने सुना होगा लुईस स्ट्रक्चर पढ़ते हैं हम लोग मॉलिक्यूल्स के, तो पहले लुईस थ्योरी पढ़ेंगे, देन वी विल गो फॉर द लुईस स्ट्रक्चर्स। सो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं बच्चों, है ना, लुईस थ्योरी। तो पहले ये सबसे बेसिक थ्योरी है कि कैसे एक्चुअली कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं, और फिर उसके बाद और इससे ज्यादा एडवांस थ्योरी धीमे धीमे आगे करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो बच्चों पहले तो इनका जो स्टेटमेंट है या जो लुईस थ्योरी है, उसका मतलब क्या है पहले तो ही समझ लीजिए। तो क्या थ्योरी है? सो लुईस थ्योरी, लुईस थ्योरी देखें बच्चों गौर से। अब ये जो थ्योरी है ये काफी कॉमन है, क्योंकि हम लोग शुरुआत से ही स्ट्रक्चर वगैरह थोड़े बहुत तो जानते ही हैं। जब 10th में भी थे तब भी थोड़ा थोड़ा काम करते थे। तो इसमें आज हम लोग जो बातें पढ़ने वाले हैं वो आपको ऐसा लगेगा कि सर सब पुरानी बातें बता रहे हैं, हमें तो ये सब आता है। स्टिल यू मस्ट नो एवरीथिंग। सो देखें लुईस थ्योरी क्या कहती है। तो लुईस ने हमें बस यही बताया कि जो एटम्स के बीच में बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, उसका एक ही उद्देश्य है। उद्देश्य ये है कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, और अगर हाइड्रोजन के केस में कहें तो ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाए। सो व्हाट इज दिस थ्योरी? थ्योरी ये बताती है कि सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, बच्चों जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड between two atoms is formed such that क्या होता है बच्चों, इस कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्म होने से क्या होता है कि बोथ पार्टनर एटम्स, पार्टनर शब्द का यूज मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं। सो बोथ पार्टनर एटम्स, जनरली इस तरह के शब्द लिखे नहीं रहते हैं अच्छी बुक्स में, लेकिन हमें समझना है बच्चों, तो लिखने में कोई बुराई नहीं है। सो दैट बोथ पार्टनर एटम्स कैन गेट their octet
complete. Their octet can get their octet complete. अब ये जो ऑक्टेट शब्द है ये हाइड्रोजन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो यहां पर ध्यान रखेंगे कि इन केस ऑफ हाइड्रोजन ये जो ऑक्टेट शब्द है ये इसके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। यहां पर ऑक्टेट का यूज नहीं करते हैं। हाइड्रोजन के लिए बच्चों हम लोग यूज करेंगे ड्यूप्लेट का। सो हाइड्रोजन के लिए ऑक्टेट रॉन्ग हो गया। हाइड्रोजन में बैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, देन इट गेट्स अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो ये थ्योरी हमें क्या बताई कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है 2 एटम्स के बीच का, वो इस तरह से फॉर्म होता है सच दैट दोनों पार्टनर एटम्स के ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, और हाइड्रोजन है तो उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाए। अब ये बच्चों जो ऑक्टेट की बात है या ड्यूप्लेट की बात है, तो इन्होंने इसको ऑक्टेट और ड्यूप्लेट इसलिए बोला क्योंकि ये चाहते थे कि जो भी एटम्स हैं वो मॉलिक्यूल बनकर स्टेबल स्टेट में आ जाएं, और स्टेबल स्टेट का मतलब है कि उनका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाए। स्टेबल स्टेट का क्या मतलब होता है कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाए, क्योंकि लुईस ने यह देखा कि जो नोबल गैसेस हैं वो बहुत ही कम रिएक्टिव हैं, या लुईस को तो शायद ये पता ही नहीं था कि नोबल गैस में भी कुछ गैसेस जैसे जिनॉन है, क्रिप्टॉन है, वो बच्चों रिएक्ट करके मॉलिक्यूल्स फॉर्म करती हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाती हैं। तो जब इन्होंने अपनी बात कही होगी तब शायद ऐसा रहा होगा कि सबको यही पता होगा कि नोबल गैसेस जो हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड्स या वो किसी से रिएक्ट करती ही नहीं है, वो पूरी तरह से इनर्ट है। उनका नाम ही था इनर्ट गैसेस। तो एक स्टेटमेंट हम लोग यहां पर और भी ऐड कर सकते हैं कि जो कंप्लीट ऑक्टेट या जो ड्यूप्लेट का जो कॉन्सेप्ट है, कंप्लीट ऑक्टेट या जो ड्यूप्लेट की बात करी लुईस ने, दिस वाज ड्यू टू नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो लुईस ने कहा कि भाई कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं तो पार्टनर एटम्स के ऑक्टेट कंप्लीट हो जाते हैं या ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाते हैं, और ऑक्टेट या ड्यूप्लेट जैसा अगर कॉन्फ़िगरेशन आ जाए मतलब उसको नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है और वो मॉलिक्यूल में एक स्टेबल स्टेट में आ जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लुईस थ्योरी। अब बच्चों ये जो लुईस थ्योरी है इसके बेसिस पर ये है तो बहुत काम की, ये ऐसा नहीं कि एकदम आउटडेटेड है। इसको हम यूज करके अभी भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं या मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर बना लेते हैं, लेकिन लुईस थ्योरी से जो हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं उनका एक लिमिटेड बच्चों दायरा है, वो मॉलिक्यूल की सारी इंफॉर्मेशन नहीं दे पाते। सो देयर आर सर्टेन ड्रॉबैक्स इन दिस थ्योरी। तो पहले थ्योरी तो हमने समझ ली क्या होती है, अब इस थ्योरी के बेसिस पर थोड़े से स्ट्रक्चर्स भी समझ लेते हैं, एंड देन वी फाइनली स्टडी अबाउट द ड्रॉबैक्स कि इसमें कमियां क्या क्या है। ठीक, तो देखें कुछ कमियां तो आपको स्ट्रक्चर में बनाते बनाते समझ में आ जाएंगी। जैसे एक कमी तो यही समझ आ गई, क्या कमी समझ आ गई कि लुईस का यह मानना था कि नोबल गैस जो होती हैं वो परफेक्टली इनर्ट होती हैं, या अगर किसी का ऑक्टेट या ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाए तो उसको फिर चिंता नहीं करना है, उसकी नौकरी पक्की है, वो एकदम स्टेबल स्टेट में आ गया, अब उसको एकदम चिंता नहीं करना है। लेकिन ऐसा फिर ये तो गलत हो गया। एक गलती तो यहीं पकड़ में आ गई कि नोबल गैस भी इस बात की गारंटी नहीं देता है कि वो फर्दर रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि नोबल गैस भी बच्चों जेनॉन और क्रिप्टॉन जैसे जो गैसेस होते हैं वो रिएक्ट कर जाते हैं, वो भी कोवेलेंट बॉन्ड बना के मॉलिक्यूल का हिस्सा बन जाते हैं। तो एक तो ड्रॉबैक यहीं पे नजर आ गया, लेकिन अभी लिखेंगे नहीं, लिखेंगे सारे ड्रॉबैक्स एक साथ। अब कुछ ड्रॉबैक्स बच्चों हम लोग जब लुईस स्ट्रक्चर बनाएंगे, मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर बनाएंगे यूजिंग दिस लुईस थ्योरी, तो कुछ ड्रॉबैक्स वहां से भी पता चल जाएंगे, फिर सबको एक साथ कंपाइल कर देंगे। ओके, तो अब ये जो लुईस थ्योरी है, इस लुईस थ्योरी का यूज करके हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं बच्चों लुईस रिप्रेजेंटेशन
लुईस रिप्रेजेंटेशन, बार बार लुईस गलत लिख रहा हूं मैं, इस बार सही लिख दूंगा लेकिन चलो। सो अब करने वाले हैं बच्चों लुईस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स ठीक, तो मॉलिक्यूल्स का जरा देखते हैं लुईस रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। अब बच्चों ये जो मॉलिक्यूल्स का लुईस रिप्रेजेंटेशन है, या यूं कहें जो लुईस थ्योरी है, उसके अकॉर्डिंगली मॉलिक्यूल्स को बनाने का जो मेथड है, उसको एक और छोटे से नाम से हम लोग जानते हैं, दैट इज कॉल्ड लुईस डॉट स्ट्रक्चर। दिस इज ऑल्सो नोन एज लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक, चलो बच्चों समझते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या है या कैसे रिप्रेजेंट करना है मॉलिक्यूल्स को। अब बच्चों एक बात फिर अगर एक बारीकी देखें तो शायद आप लोगों ने गौर नहीं किया होगा। बारीकी यह है कि यहां पर हमने सिंपल वर्ड लिखा हुआ है। तो सिंपल का मतलब क्या है? मॉलिक्यूल्स नहीं लिख सकते थे क्या? लुईस रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ही लिख देते। सिंपल और हार्ड मॉलिक्यूल क्या होता है? या सिंपल मॉलिक्यूल, अगर ये सिंपल मॉलिक्यूल है तो कोई और किस्म का मॉलिक्यूल भी होता है क्या? होता है बच्चों, होता है। देखो अभी हम लोग सिंपल मॉलिक्यूल्स के रिप्रेजेंटेशन देखेंगे या उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। तो बच्चों एक कैटेगरी है मॉलिक्यूल की सिंपल मॉलिक्यूल्स, एक बच्चों होते हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। देयर इज another category of the molecule that is complex molecule, or you can say coordination compounds। अब लुईस ने अपने जो इनकी जो थ्योरी है, इससे हम ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाना हमारे लिए बहुत टेढ़ी खीर हो जाएगी, बना ही नहीं पाएंगे। तो लुईस ने अपनी जो बात बताई या इन्होंने जो स्ट्रक्चर बताए, वो सारे के सारे स्ट्रक्चर बच्चों सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं। तो सर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कैसे बनाए, उसकी अलग थ्योरीज हैं, वो जो हम लोग करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देन आई विल टेल यू कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को एक्चुअली किस तरह से उसके बॉन्डिंग होती है, किस तरह से बॉन्ड बनते हैं। सो दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट सिनेरियो, इसलिए सिंपल वर्ड यहां पर यूज किया गया है। अब बच्चों देखो, ये सिंपल को लिखना ना लिखना क्या फर्क पड़ता है, लेकिन अगर ये सिंपल वर्ड यहां पर लिखा हो और कोई गौर से समझे तो फिर उसको ये बात भी ध्यान रहेगी, नहीं भाई एक कैटेगरी मॉलिक्यूल की सिंपल है तो दूसरी कॉम्प्लेक्स भी है, और हम लोग यहां पढ़ने वाले हैं केवल सिंपल मॉलिक्यूल्स। ठीक, अब बात करते हैं कि ये जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, ये दरअसल हमें क्या देता है, इसका रोल क्या है। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर को पूरा पूरा ना लिख के छोटा सा लिख देंगे LDS। तो ये जो LDS होता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर, इट प्रोवाइड्स अ पिक्चर ऑफ बॉन्डिंग। ये स्टेटमेंट बच्चों मैं आपकी NCERT बुक से ही बोरो किया हूं, सीधे वही लिखवा दे रहा हूं। दिस लुईस डॉट स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स अ पिक्चर ऑफ बॉन्डिंग in molecules and ions in terms of shared pair of electrons, बच्चों जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में रहते हैं, जिनकी शेयरिंग होती है, उन्हें बच्चों में एक और नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो इन टर्म्स ऑफ शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑब्लिक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये सेंटेंस उसमें नहीं है बुक में, तो मैं अपने तरफ से लिखवा दे रहा हूं, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये बच्चों जो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स।
क्या बोलते हैं, इनकी बात इन्हें बोलेंगे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हो, या बच्चों इन्हीं को हम लोग लोन पेयर्स भी कह सकते हैं, लोन पेयर्स, लोन पेयर्स। एंड ऑक्टेट रूल, एंड ऑक्टेट रूल। देखो एक बार फिर से पूरा स्टेटमेंट देख लेते हैं। सो दिस लुईस डॉट स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स अ पिक्चर ऑफ बॉन्डिंग in molecules and ions in terms of shared pair of electrons, unshared pair of electrons and octet rule। मतलब वो जो मॉलिक्यूल का हमें पिक्चर दिखता है, या मॉलिक्यूल में जो बॉन्डिंग है उसका जो पिक्चर दिखता है, उस पिक्चर में हमें क्या क्या दिखता है, हमें दो तरह के इलेक्ट्रॉन्स नजर आते हैं। एक ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन्हें हम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं। अच्छा, जो दूसरी कैटेगरी है बच्चों, वो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जिन्हें हम लोन पेयर भी कह सकते हैं। और फिर हमें उस पिक्चर में ऑक्टेट रूल भी क्लियरली समझ में आएगा। हम ये देख पाएंगे कि अच्छा ठीक है, अगर हाइड्रोजन नहीं है कुछ और है तो इसके बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं, और अगर हाइड्रोजन है तो उसके बैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमें पिक्चर के फॉर्म में दिख जाती हैं, और उस फोटो का नाम ही हो जाता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब यहां पर डॉट शब्द का क्या मतलब है, केवल लुईस स्ट्रक्चर क्यों नहीं कहा, डॉट क्यों कहा? तो बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो एटम्स आपके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, उनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इसका नाम हो जाता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो इस बात को भी ऐड कर लेते हैं। अब यहां पर जो डॉट शब्द है लुईस डॉट स्ट्रक्चर में, इस डॉट का क्या मतलब है? डॉट का बस इतना ही मतलब है कि बच्चों जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑफ एटम्स आर represented by dots। मतलब बूंदा बूंदा सा पॉइंट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो हम लोग इसीलिए यहां पर एक डॉट वर्ड का भी यूज आता है। तो पूरा नाम हो गया लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब बच्चों इस लुईस डॉट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने में कुछ कुछ छोटी छोटी बातें हैं, उनका हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो वो क्या क्या छोटी छोटी बातें हैं, उनको भी चलो एक साथ देख लेते हैं। सो important things, important points, or you can say important things about LDS। ये जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, इसको बनाने में क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, लेट्स सी दैट। तो बच्चों जो पहली महत्वपूर्ण बात है लुईस स्ट्रक्चर को बनाने की, वो क्या है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम क्या है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर में जिस मॉलिक्यूल के लिए हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो बच्चों उसमें जितने भी एटम्स इन्वॉल्व हैं, हर एटम के जितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सारे के सारे स्पष्ट रूप से नजर आने चाहिए। तो पहली बात क्या ध्यान रखनी है कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ईच एटम इन मॉलिक्यूल, ब्रैकेट में लिख देते हैं इन मॉलिक्यूल, must be mentioned clearly। सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं साफ साफ दिखने चाहिए, must be mentioned clearly। चलो, सो इट मस्ट बी मेंशन्ड क्लियरली। सारे के सारे बैलेंस इलेक्ट्रॉन ठीक से बच्चों नजर आने चाहिए। जैसे अगर एक एग्जांपल देखें, से लेट्स सी, से मीथेन का एग्जांपल देखें, ठीक है? तो इस मीथेन मॉलिक्यूल में हमारे पास कुल 5 एटम्स हैं, टोटल 5 एटम्स।
कौन कौन से 5 एटम्स हैं? वी हैव 1 कार्बन एटम एंड देयर आर 4 हाइड्रोजन एटम्स। ठीक, तो इस कार्बन एटम का जो एटॉमिक नंबर हो जाता है दैट इज 6। इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल, और हाइड्रोजन का तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो इस कार्बन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो हम लिखते हैं बच्चों 1s2, 2s2 और 2p2। तो जो इसकी आखिरी शेल है दैट इज द सेकेंड शेल। तो सेकेंड शेल के ही इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? बैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें जो बैलेंस शेल है दैट इज द सेकेंड शेल। तो सेकेंड शेल यानी कि n इज इक्वल टू 2। तो n इज इक्वल टू 2 में कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं? 2 और 2 यानी कि 4। तो यहां पर जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर 4। और अगर हाइड्रोजन की बात करें बच्चों तो उसकी तो बैलेंस शेल पहली शेल है, तो पहली शेल में उसके पास केवल है 1 इलेक्ट्रॉन। सो दिस बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज ओनली 1। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन? कार्बन तो एक ही है तो उसके 4, और हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं बच्चों, और हर हाइड्रोजन में एक एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो बच्चों टोटल अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखे जाएं तो वो आ जाएंगे 4 फॉर कार्बन, 1 फॉर ईच हाइड्रोजन, दैट मीन्स 8। तो अगर हमें एक सही लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन क्लियरली दिखने चाहिए डॉट्स के फॉर्म में। यही बच्चों लुईस डॉट स्ट्रक्चर का रिप्रेजेंटेशन है। तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स अपने स्ट्रक्चर में क्लियरली दिखने चाहिए। तो ये तो पहली बात हुई। अब जैसे यहां पर मीथेन है तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कुछ और होगा तो कुछ और हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, जितने भी हो सारे के सारे उस स्ट्रक्चर में हमें मेंशन करना पड़ेगा। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। अब बात करते हैं कि दूसरी क्या सावधानी या दूसरी क्या बात ध्यान रखनी रहती है। तो सीखे भाई कि सारे जो भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो नजर आने चाहिए। अब बच्चों कई बार न्यूट्रल मॉलिक्यूल ना बनाकर हम एनाइंस या कैटाइंस उसके भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो अगर एनाइन की बात करी जाए, फॉर एनाइन, तो ये ऐसा एनाइन है जिसके ऊपर बात करते हैं कि इसे 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है। सो दिस इज हैविंग 1 नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज है, 1 माइनस लगा हुआ है। तो 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज का यह मतलब होता है, 1 नेगेटिव चार्ज का मतलब यह हुआ कि उसमें 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गया। तो अब अपना जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं, तो उस लुईस डॉट स्ट्रक्चर में क्या होगा कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो आप दिखा ही रहे थे, अब 1 बाहर से नेगेटिव चार्ज आ गया तो इसके हिस्से का भी 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। या एक काम कर लेते हैं कि इसको जनरलाइज स्टेटमेंट कर देते हैं, फॉर एनाइन कॉमा ईच नेगेटिव चार्ज means addition of each negative charge means addition of 1 इलेक्ट्रॉन। हर जितने भी नेगेटिव चार्ज होंगे बच्चों उतने इलेक्ट्रॉन्स आपको एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे। ऐसे अगर कैटाइंस की बात करें तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा हर पॉजिटिव चार्ज का मतलब होगा 1 इलेक्ट्रॉन्स उड़ा देना है। तो फॉर कैटाइन में बच्चों क्या ध्यान रखना है? कैटाइन में ध्यान रखना है दैट each positive charge means subtraction of 1 electron from balance electrons। यहां भी एक वर्ड और यूज कर सकते हैं, फ्रॉम बैलेंस इलेक्ट्रॉन।
तो जो हम लोग बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर रहे थे, उस बैलेंस इलेक्ट्रॉन में, उन बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में क्या कर देना है, जितने नेगेटिव चार्ज होंगे उतने एक्स्ट्रा ऐड कर देना है, और बच्चों जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने हमको रिमूव कर देने हैं। तो दिस इज द सेकेंड थिंग दैट वी मस्ट रिमेंबर। एक और बच्चों छोटी सी बात है, बट वो उतनी शायद काम की मुझे नहीं लगती, बट फिर भी चलो उसको भी ऐड कर लेते हैं, क्योंकि वो तो कॉमन सेंस से भी समझ में आ जाता है। स्टिल लेट्स सी दैट ऑल्सो। लुईस डॉट स्ट्रक्चर में एक टर्म होता है सेंट्रल एटम या सेंट्रल पोजीशन, मतलब एक जो बीच में रहते हैं, ऐसे एटम जो बीच में, अगर एक ही सेंट्रल एटम है तो एक ही बीच में रहेगा। कई बार बच्चों एक से ज्यादा भी रह जाते हैं, है ना। जो आपके मॉलिक्यूल का कोर जो रहता है, जो बीच में रहता है, और उसके अगल बगल सारे ब्रांचेस रहती हैं, तो कुछ एटम्स ब्रांचेस से भी कनेक्टेड रहते हैं। तो ऐसा बोला जाता है कि जनरली जो मॉलिक्यूल में कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं उन्हें बीच में रखा जाता है। लेकिन यह बात भी इसलिए सही नहीं है क्योंकि जैसे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बहुत कम होती है, तो उसे तो हमेशा किनारे ही रखा जाता है, नीचे बाहर ही रखा जाता है। तो एक काम करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, या लिख लें। चलिए एक एक्सेप्शन के फॉर्म में हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे। तो हम ऐसे लिखते हैं कि इन जनरल कॉमा, जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रहता है, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, it occupies the central position. It occupies the central position. Fine. In that molecule or ion. लेकिन इस स्टेटमेंट को, इसका एक एक्सेप्शन कह लें, या एक जगह ये फेल हो जाता है ऐसा कह लें, तो वो जगह है हाइड्रोजन के केस में। तो जो हाइड्रोजन है ये तो बहुत ही कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उसके बाद भी इसकी जगह किनारे ही है, ये हमेशा ब्रांच के फॉर्म में रहेगा। एक्सेप्शन क्या हो गया, हाइड्रोजन जो है ऑलवेज एज ब्रांच, ये हमेशा किनारे रहेगा। ब्रांच कह लें या आप ऐसे कह लें कि एज टर्मिनल एटम, एकदम टर्मिनल पर रहता है, किनारे रहता है। तो ये हो गया आपका तीसरा रूल क्या है, कुछ बेसिक बातें हैं, इनको हम ध्यान में रखेंगे तो ठीक से बना पाएंगे। अब ये 2-3 बातें बेसिक समझ ली, अब चलो थोड़ा सा लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखते हैं। लेट्स ड्रॉ सम लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स। तो अभी जो हमने सीखा है वो बात को, उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। ओके, सो लेट्स हैव सम एग्जांपल्स। देखिए, तो बच्चों शुरू करते हैं पहले एग्जाम्पल से बहुत आसान से ही स्टार्ट करते हैं। चलो CH4 पढ़ रहे थे तो CH4 से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो ये CH4 हो गया, इसी के पड़ोस में हम लोग बना लेते हैं से अमोनिया विच इज NH3। 2 लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, समझें। तो सबसे पहली बात अहम ये है कि जितने भी एटम्स हैं सबके लिए जो भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन, उनको सबको ड्रॉ करना पड़ता है। अब जैसे CH4 है तो हम तो ये जानते हैं कि हाइड्रोजन तो हमेशा टर्मिनल पे रहता है, तो बीच में तो कार्बन ही आना है। तो चलिए कार्बन को ड्रॉ कर दिए, ये हो गया अपना कार्बन। अब जो कार्बन है उसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 थी, तो कार्बन जिस कलर से बनाए उसी कलर से हमने 4 डॉट बना दिए, तो कार्बन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अच्छा,
अब बात करते हैं हाइड्रोजन्स की। तो वी आर हैविंग 4 हाइड्रोजन। तो एक ये हाइड्रोजन हो गया, एक ये हाइड्रोजन हो गया, एक ये हाइड्रोजन हो गया और एक ये हाइड्रोजन हो गया। ठीक। अब देखो शेयरिंग कैसे होती है। शेयरिंग क्या होती है? तो शेयरिंग का मतलब ये हुआ कि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो अगर ये केवल आइसोलेटेड कार्बन रहता, उसके अगल बगल हाइड्रोजन्स नहीं रहते, तो इसके बैलेंस शेल में बच्चों केवल 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये स्टेबल स्टेट नहीं मानी जाती लुईस के हिसाब से, वैसे भी नहीं है। तो क्या होगा कि अब अगर ये हाइड्रोजन आ गए तो क्या होगा कि अब इनके बीच में शेयरिंग हो जाएगी। हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएगा। यहां भी बच्चों वैसा ही हो जाएगा। तो इस शेयरिंग को ही हम लोग एक बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये जो शेयरिंग है, दिस शेयरिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंपल बॉन्ड। तो देखो कैसा बॉन्ड बना। नीचे फिर से मैं ड्रॉ करता हूं। तो ये रहा हमारा कार्बन और थोड़ी जगह कम पड़ गई लग रहा है। एनीवेज आई एम ट्राइंग। सो कार्बन के ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और ये 4 एक हो गए उनके करस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन्स। ओके, सो दीज 4 आर द हाइड्रोजन्स। अब ये जो हाइड्रोजन है उसके ग्रीन इलेक्ट्रॉन और कार्बन के पिंक इलेक्ट्रॉन के बीच में जो शेयरिंग है, उसी शेयरिंग को हम लोग बच्चों एक बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो जो मैंने ये जो 4 वाइट कलर से ज्वाइन किए हैं, इनको यही बच्चों हो जाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। इन्हीं को बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो अब अगर हम यहां पर देखें, यहीं से देख लें, तो इस लुईस डॉट स्ट्रक्चर को अगर गौर से देखें, मैं यहां थोड़ा सा बच्चों एक सेपरेशन दे दे रहा हूं सो दैट इट मे लुक कि भाई ये अलग है और ये नीचे वाला रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा सेपरेट हो जाएगा। चलो फाइन। अब अगर हम इस लुईस डॉट स्ट्रक्चर को देखें, तो इस लुईस डॉट स्ट्रक्चर में देखें तो ये दिख रहा है कि भाई अब कार्बन के पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो अब ये जो ग्रीन इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी कार्बन के खाते में चले गए और ये जो पिंक इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हाइड्रोजन के खाते में चले गए। तो नाउ ईच हाइड्रोजन इज हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। और 2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब हुआ कि इसका जो ड्यूप्लेट था, now that is complete, and this carbon is having 2 plus 2 plus 2 plus 2 means 8। तो इस कार्बन के पास कुल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, मतलब इसका जो ऑक्टेट था दैट इज कंप्लीट। यही बच्चों लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जो मैंने नीचे बनाया वैसे भी दिखा सकते हैं। यहां पर बॉन्ड्स नहीं दिखाए गए। तो ये दरअसल क्या है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर ये होता है और ये उसके पीछे का बनाने का मैकेनिज्म है कि कैसे ये जो शेयरिंग हुई है वो कैसे शेयरिंग हुई है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए और इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो गई। तो ये हो गया आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब बच्चों बात करते हैं NH3 की बात। NH3 में भी ऐसे ही रहेगा। देखो इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बने। तो सबसे पहले जो सेंट्रल एटम है उसको ड्रॉ करिए। तो सेंट्रल एटम हो गया N। ये जरूरी नहीं होता कि एक ही सेंट्रल हो, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब ये जो नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं 5। इसका जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 7। तो 2,5 दूसरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। तो अब इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग ड्रॉ कर देते हैं यूजिंग द पिंक डॉट्स। ठीक है, अच्छा। अब क्या है, क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? क्या इसकी बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है? नहीं सर, इसकी बैलेंस शेल में तो केवल 5 ही हैं अगर ये अकेला है। अच्छा, तो इसका लालच क्या है जिससे कि ये बॉन्ड बनाए हाइड्रोजन के साथ? तो इसका लालच है कि इसका ऑक्टेट हो जाए कंप्लीट।
तो देखो अभी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ जाता है। देखो ये एक बॉन्ड हो गया और ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। ठीक, अब अगर आप गौर से देखें तो जितने भी हाइड्रोजन्स थे उन सब के पास शुरुआत में आइसोलेटेड एक एक ग्रीन इलेक्ट्रॉन था। अब एक एक पिंक इलेक्ट्रॉन भी उनके हिस्से में गिना जाने लगा। और बात अगर केवल बच्चों इस नाइट्रोजन की करें तो इस नाइट्रोजन को अगर गौर से देखें तो इस नाइट्रोजन के पास अब उल्टा बना दिया मैंने। देखो इस नाइट्रोजन के हिस्से में इसके तो पिंक जो थे सो थे ही, अब ये जितने ग्रीन हैं वो भी इसके हिस्से में गिने जाएंगे, क्योंकि पार्टनरशिप हो गई, शेयरिंग हो गई। हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के लिए शेयर कर दिया, ऐसे ही नाइट्रोजन ने बच्चों अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के लिए शेयर कर दिया। तो अगर किसी एक हाइड्रोजन को देखें, जैसे इस हाइड्रोजन को देखो, तो इस हाइड्रोजन के दायरे में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ये जो नाइट्रोजन था बच्चों, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन्स, कंप्लीट ऑक्टेट। और ये जो हाइड्रोजन है इसका भी ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब किसी के मन में एक सवाल आ सकता है, जैसे हम अभी बात कर रहे थे ना कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते बनाते समझ आएगा कि कमी क्या है। एक कमी यहां पर यह है लुईस स्ट्रक्चर में कि जैसे इस NH3 को ही ले लें तो उसके 3 पैर हो गए। अब ये 3 पैर आपस में कहां कहां हैं इसकी कोई जानकारी नहीं। लुईस ने ये सब नहीं बताया कि भाई ये 3 हाइड्रोजन के बीच में कितना एंगल है, ये बॉन्ड लेंथ कितना है, एक ही प्लेन में है कि एक प्लेन में नहीं है, इस सब की कोई जानकारी नहीं। यानी इसका जो शेप है, शेप कह लें, या इसकी बॉन्ड एनर्जी पता चलती तो बॉन्ड लेंथ पता चलती। भाई बॉन्ड एनर्जी जितनी ज्यादा उतना मजबूत बॉन्ड। तो ये सब कुछ नहीं पता चला। ये दूसरी कमी हो गई। एक तो कमी मैंने शुरुआत में आपको बताई थी कि लुईस ने तो ये मान के चले कि इनर्ट गैस हो जाएगी कॉन्फ़िगरेशन, तो बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगी, फिर उसको किसी से दोबारा रिएक्ट करने की या बॉन्ड बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वो तो वहीं पे, एक तो वही उनका कंसेप्चुअल मिस्टेक था वो। एक जैसे ये भी मिस्टेक हो गया। मिस्टेक क्या हो गया, ये शॉर्ट कमिंग हो गई कि हमें पता नहीं चल पा रहा है कि ये तो ठीक है सर, बॉन्ड तो बन गए, शेयरिंग हो गई, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इतना ही बताया बस उन्होंने, और बाकी कुछ नहीं बताया। उन्होंने बस इतना ही बताया कि इस तरह से बॉन्डिंग होती कि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो ये बात भी बच्चों कम इंपॉर्टेंट नहीं है। यही बता पाना फर्स्ट फेज में कि बॉन्ड इसलिए बनते हैं ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, दिस इज ऑल्सो वेरी रिमार्केबल। दैट्स व्हाई वी आर स्टिल स्टडिंग दीज थिंग्स। ठीक, अब ऐसे कितना भी बड़ा आ जाए, सब काम इसी तरह करना। एक दो और बना लेते हैं। ओके, लेट्स डू अंदर एक और ड्रॉ कर लेते हैं। से बात हुई कि चलिए सर HNO3 नाइट्रिक एसिड, इसके लिए ड्रॉ करके दिखाइए। नाइट्रिक एसिड, या नाइट्रिक एसिड से पहले एक छोटा सा ड्रॉ कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, फिर नाइट्रिक एसिड को भी देख लेंगे। देखो, तो कार्बन डाइऑक्साइड, तो भाई कार्बन हो गया, तो कार्बन की बैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर दिए। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बना दिए। ऑक्सीजन की बैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर दिए। तो अगर ये कार्बन और अगर ये ऑक्सीजन आइसोलेटेड है, मतलब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो बच्चों क्या होगा कि इनके ऑक्टेट्स जो हैं वो इनकम्प्लीट हैं। कैसे? इसके बैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके में 4 हैं, किसी का भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। हाँ, अब कोई कहे चलो भाई इनकी बॉन्डिंग करा दीजिए, तो बॉन्डिंग कराने से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो जा रही है।
ये इसके साथ आ गया, ये इसके साथ आ गया। सो दिस इज ऑक्सीजन, फाइन, एंड दीज आर द 4 पिंक इलेक्ट्रॉन्स फॉर अवर पिंक कार्बन। वैसे कार्बन ब्लैक होता है, लेकिन इसकी यहां पर थोड़ी सी खूबसूरती बढ़ाने के लिए इसको पिंक बना दिया गया। ठीक है, चलो अब जैसे कार्बन को देखें तो कार्बन पिंक है, तो कार्बन के लिए पिंक दायरा रखते हैं। तो अगर कार्बन को बच्चों गौर से देखें तो कार्बन के पास पहले से इसके इलेक्ट्रॉन्स थे 4 पिंक इलेक्ट्रॉन्स। नाउ इट इज ऑल्सो एंजॉइंग these 2 electrons of this right side oxygen and 2 electrons of this left side oxygen। तो अब इसके पास कुल कितने हो गए, 2 + 2 यानी 4, और 4 इसके खुद के। तो नाउ इट इज एंजॉइंग दीज 8 इलेक्ट्रॉन्स। सो इट्स ऑक्टेट इज कंप्लीटली फिल्ड। ओके, भर गया। तो इसका इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ऐसे अगर बात करी जाए इस ग्रीन ऑक्सीजन की, तो अगर ये अकेला रहता, आइसोलेटेड होता, तो इसके जो 6 ग्रीन इलेक्ट्रॉन्स होते वही इसके पास रहते। अब इसने क्या किया, कार्बन के साथ शेयरिंग कर ली। तो नाउ इट इज ऑल्सो एंजॉइंग दीज 2 पिंक इलेक्ट्रॉन। सो इसका भी ऑक्टेट अब कंप्लीट हो गया, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यही होता है लुईस स्ट्रक्चर। CO2 का हो गया। नाइट्रिक एसिड का चलो देख लो। अब अगर नाइट्रिक एसिड की बात करें तो बीच में किसको बनाए, तो बीच में देखा कि जनरली जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है वो बीच में रहते हैं। हाइड्रोजन इसका एक एक्सेप्शन है, वो तो कोने में रहेगा, किनारे रहेगा। तो NO3 में तो नाइट्रोजन ही कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसी को चलिए सेंट्रल एटम का दर्जा दे देते हैं। अब दूसरी बात है कि नाइट्रोजन में कुल कितने इलेक्ट्रॉन, तो भाई 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 5 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करिए। नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करिए। ओके, अब बात है कि ऑक्सीजन और सर हाइड्रोजन को भी ड्रॉ कर दीजिए। तो देखो भाई ड्रॉ करते हैं। तो ऑक्सीजन को ड्रॉ कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन इस साइड ऑक्सीजन ड्रॉ नहीं होगा। ओके, कितने ऑक्सीजन है, एक तो इस साइड ड्रॉ हो जाएगा। तो ऑक्सीजन के पास बच्चों 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन को हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं येलो कलर से। ओके, तो एक ऑक्सीजन यहां पर आ गया और एक ऑक्सीजन यहां पर आ गया, और एक ड्रॉ कर देते हैं इसके ऊपर। एक ये हो गया। चलिए, अब रह गया एक हाइड्रोजन, तो उस हाइड्रोजन को भी ड्रॉ कर देते हैं। दिस इज योर हाइड्रोजन। तो सबसे पहली बात अहम यह है, इफ यू आर गोइंग टू ड्रॉ परफेक्टली ओके लुईस स्ट्रक्चर, तो हमें यह जरूर ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चों हम जो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, क्या उसमें सभी बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं अथवा नहीं। अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपने कुछ कम कर दिए तो फिर आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर पूरी तरह से सही नहीं माना जाएगा। ऑल बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी प्रेजेंट। तो सारे बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गए। अब उसके बाद सारे बॉन्ड्स भी प्रेजेंट होने चाहिए। तो देखो बॉन्ड्स दिखा देते हैं। बॉन्ड्स क्या क्या दिखाएंगे, तो एक तो ये ऑक्सीजन का येलो, हाइड्रोजन का ग्रीन, नाइट्रोजन का पिंक, ऑक्सीजन का येलो। तो पहले 2 बॉन्ड्स तो ये हो गए। अच्छा, अब बात करते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होगा बच्चों। तो नाइट्रोजन का एक ये हो गया ऑक्सीजन के साथ, और एक ये हो गया। अच्छा, अभी नीचे वाले को थोड़ा भूल जाते हैं। अभी देखते हैं कि क्या स्थिति हो गई है, क्या स्थिति बन रही है, जरा गौर करिए। तो ये जो हाइड्रोजन है इसका तो मामला हो गया डन। इसके तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ड्यूप्लेस, इसका ओके हो गया। अब ये किसी से इसको कोई मतलब नहीं। अच्छा, ये जो ऑक्सीजन है इसका ही मामला डन हो गया। कैसे, इसके खुद के तो 6 इलेक्ट्रॉन्स थे ही, 2 इसको और मिल गए, तो इसके पास भी भाई 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना। इट इज स्टिल, सो दिस इज ऑल्सो, इसका भी पेट भर गया, इसको भी अब किसी और की जरूरत नहीं है। इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए।
अब बात करते हैं इस ऑक्सीजन की। तो अगर इसको देखें बच्चों तो यहां पर 2 बॉन्ड्स आप देख पा रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड डबल बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड सिंगल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड हो गया, मतलब इसके पास 6 पिंक इलेक्ट्रॉन्स पहले से थे, 6 येलो इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 पिंक आ गए इसके पास। नाउ इट इज ऑल्सो हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स, सो इट्स ऑक्टेट इज ऑल्सो फुलफिल्ड। नाउ इफ वी टॉक ऑफ दिस नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के पास खुद के वी आर हैविंग दिस नाइट्रोजन इज हैविंग 5 पिंक इलेक्ट्रॉन्स। तो 5 पिंक इलेक्ट्रॉन्स थे और इसने शेयरिंग की, 2 येलो इलेक्ट्रॉन्स उसके यहां शेयर हो गए, 1 येलो इलेक्ट्रॉन्स के साथ यहां शेयरिंग हुई। येलो मतलब ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन। तो अब बच्चों अगर इस नाइट्रोजन को भी देखें तो नाइट्रोजन के पास भी तो 8 हो गए। देखो अब इस नाइट्रोजन को देखें तो नाइट्रोजन इज ऑल्सो हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो बड़ी अजीब सी स्थिति हो गई कि यार ये बेचारा नीचे बैठा हुआ है, इसकी तो कोई परवाह ही नहीं कर रहा है। सबने अपने अपने ऑक्टेट कंप्लीट कर लिए, अब कोई इसके साथ क्यों बॉन्डिंग करेगा? लुईस ने तो यही बताया कि बॉन्डिंग इसलिए होती है जिससे कि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। अब सबके ऑक्टेट कंप्लीट होगा, अब इसका कौन क्या करेगा? तो देखो अब क्या होगा, फिर आपको याद होगा मैंने आपको पढ़ाया था कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सबके ऑक्टेट कंप्लीट है, नाइट्रोजन सेंट्रल में है, बीच में बैठा हुआ मुखिया है और ये बेचारा अभी भी परेशान है, इसका तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसके पास तो 6 ही इलेक्ट्रॉन है। तो क्या ये ऐसा बैठा रहे और पूरा मॉलिक्यूल बन जाएगा? सवाल ही नहीं उठता है। मॉलिक्यूल तो तभी बनेगा जब सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो, या हाइड्रोजन है तो ड्यूप्लेट कंप्लीट हो। ये किनारे पड़ा रहे और HNO3 एंजॉय करता रही तो कैसे हो सकता है? तो फिर क्या होता है, अब इस पिक्चर में आएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। प्यारे बच्चों मैंने आपको सिखाया था, नाउ दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को दिखाने का तरीका ये होता है कि एक एरो से दिखा देते हैं। एक एरो इस तरह से बना के दिखा देंगे। अब इस एरो का मतलब क्या हुआ, तो मैंने आपको ठीक से सिखाया था जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड सीखे थे, फिर भी एक बार देख लो। ये एरो का जो टेल होता है, तो वो जिस एटम के पास होता है यानी वो डोनर है, और जिसके पास हेड होता है वो रिसीवर है। तो ये नाइट्रोजन अपना 1 पिंक इलेक्ट्रॉन इस येलो ऑक्सीजन को दे देगा। और उसके बाद क्या होगा, इस नाइट्रोजन के जो 2 पिंक इलेक्ट्रॉन है, एक तो इसी के पास रहा, एक इसने ऑक्सीजन को दे दिया, और फिर उस पिंक इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या किया, एक कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। तो जो नया स्ट्रक्चर होता है, या तो आप ऐसे बनाइए, इतना दिखा देंगे देन ऑल्सो इट इज फाइन, लेकिन इतना बनाने से समझ नहीं आता है। तो ये ठीक से लुईस स्ट्रक्चर बन नहीं पाया, क्योंकि ये कोई कोवेलेंट बॉन्ड उस तरह से तो नजर आ नहीं रहा है। कोवेलेंट बॉन्ड तो सीधी सीधी लाइन होती है। तो जो सही इसका लुईस स्ट्रक्चर बनेगा अप्रोप्रिएट, तो वो कैसे बनेगा, जिसमें सब सीधी सीधी लाइन हो, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड हो। एग्जैक्टली ये तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। वैसे होता ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है, तो इसको कोवेलेंट बॉन्ड जैसा दिखाना भी तो पड़ेगा बच्चों। देखो कैसे, अब मैं फटाफट बना दे रहा हूं। देखो इस नाइट्रोजन ने, इसका जो पीछे वाला सिस्टम था वो तो वैसा ही है, इसका जो पीछे वाला, इसका बाकी का जो जिस तरह से बॉन्ड्स बन रहे थे उनमें कोई छेड़खानी नहीं होनी, वो तो वैसे ही के वैसे रहे। ये इधर हो गया और ठीक है। और एक पीला ऑक्सीजन नीचे बैठा हुआ था, तो उसके खुद के 6 पीले इलेक्ट्रॉन्स हो गए, येलो इलेक्ट्रॉन्स हो गए। नाइट्रोजन ने उसको अपना एक पिंक दे दिया, और जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन जैसे का तैसा है। सो नाउ इफ वी सी अबाउट द बॉन्ड्स, तो 2 बॉन्ड्स तो ये बच्चों जैसे हैं वैसे ही रहने वाले हैं, ये भी वैसे ही रहने वाला है। देखो यहां तो एक छूट गया, एक ये इलेक्ट्रॉन्स भी था और इसके साथ ये बॉन्ड बन रहा था। तो ऊपर वाले और साइड वाले जो बॉन्ड्स थे वो तो जैसे के तैसे हैं। बात असली यहां पर है इस बॉन्ड की बात। ये चूंकि पिंक मैंने ड्रॉ किया है, तो ये दीज टू बिलोंग टू दिस नाइट्रोजन, बट अब इसने चूंकि ये बेचारा अकेला था, तो यहां पर एक चलो सेपरेशन दे देते हैं, तो थोड़ा
डिस्टिंग्विश होते रहेगा। ओके, अब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है दोनों है नाइट्रोजन के ही, लेकिन अब हो क्या रहा है, नाइट्रोजन ने अपना एक इसको दे दिया। चूंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया इस नाइट्रोजन ने, तो इस नाइट्रोजन के ऊपर अब 1 यूनिट प्लस चार्ज आ जाएगा। और चूंकि इस ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया एक्स्ट्रा, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये एक नेगेटिव चार्ज हो गया और ये एक पॉजिटिव चार्ज हो गया नाइट्रोजन के ऊपर। नाउ इफ यू लुक एट द ऑक्टेट, तो इनके किनारे वालों के तो पहले ऊपर ही देख रहे थे, हो गए थे। नाइट्रोजन का हो गया था, लेकिन इसने क्या किया, इसकी जान बचाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन दिया। तो अब देखिए इसका ऑक्टेट अभी भी कंप्लीट है, 2 + 2 + 4। तो इस नाइट्रोजन के पास बच्चों अभी भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसके ऑक्टेट से कोई छेड़खानी नहीं हुई। हाँ, लेकिन इसका पूरा हो गया। ये सब चीज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग इन सो मच डिटेल इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। तो अब देखिए, अब सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, एंड दिस इज द एक्चुअल LDS, लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ HNO3 विद दीज चार्जेस ऑल्सो। लुईस डॉट स्ट्रक्चर में क्या होना चाहिए, सारे बॉन्ड्स दिखने चाहिए, सारे चार्जेस दिखने चाहिए, और सारे बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दिखने चाहिए, जितने भी हैं सब। भले ही वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करें ना करें, उससे कोई मतलब नहीं। जैसे इस HNO3 की अगर बात करी जाए, इस HNO3 के बारे में थोड़ा सा अगर कोई पूछ दे, तो देखो क्या क्या पूछ सकते हैं। कहेंगे भाई आपने लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना लिया, आप कहेंगे हाँ सर बना लिया, वेरी गुड। चलिए बताइए इस लुईस डॉट स्ट्रक्चर में कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप कहेंगे सर अभी बता देते हैं। सर इस लुईस डॉट स्ट्रक्चर में एक सर हाइड्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, 5 हो गए सर आपके नाइट्रोजन के, और 6 × 3 each oxygen is having 6 valence electron. So sir, total valence electrons that are represented in this Lewis dot structure are 6. Okay sir, 24 है सर। ओके वेरी गुड, तुम सही बता रहे हो। अच्छा चलो बताओ, एक बात और बताओ कि यहां पर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, या चलिए बताइए यहां पर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। सर अभी बताते हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। सर देख लेते हैं, जितने बॉन्ड्स होंगे उसके 2 गुने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। तो सर 1 2 3 4 5। सर चूंकि इसमें टोटल 5 बॉन्ड्स विजिबल हैं और हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, तो सर यहाँ पर 10 बॉन्डिंग या शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। चलो ये भी तुमने एकदम सही बताया, बहुत अच्छे। अब चलिए बताइए यहाँ पर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, या लोन पेयर्स कितने हैं। लोन पेयर्स मैं लिख देता हूं, नॉन बॉन्डिंग लिखने की जगह नहीं है। आप लोग अपनी नोटबुक में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी लिखें जरूर प्लीज। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑब्लिक लोन पेयर्स कितने हैं। तो सर ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो पेयर में रखे हुए हैं और बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 3 तो इस ऑक्सीजन में दिख रहे हैं नीचे वाले में, और 2 यहां पर, 3 + 2 5, 5 + 2 7। सर टोटल 7 है। आप ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों, कैसे, देखिए टोटल 24 इलेक्ट्रॉन्स थे आपके पास बैलेंस। अब बैलेंस इलेक्ट्रॉन में 10 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हो गए जो शेयरिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो बॉन्ड बनाते हैं। तो कितने हो गए नॉन बॉन्डिंग, तो सर 24 टोटल थे, उसमें से 10 हटा दीजिए, तो नॉन बॉन्डिंग। एक पेयर में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो सर इतने लोन पेयर हो गए। 24 - 10 that is 14/2, so total lone pairs are 7. So this is all about the Lewis dot structure and the information about the electrons, bonding electrons, lone pair, blah blah blah, ऐसे होता चलता है। तो कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर आए, आपको सबसे पहले ये ध्यान देना होगा कि किसको बीच में रखें, किसको कोने में बनाएं, ये सब ध्यान देने की जरूरत है। तो अभी तक हमने जो ये 4 लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाए, इनमें एक बात सब में कॉमन हो रही है, जो अभी तक तो फिलहाल फेल नहीं हुई, वो ये हुई कि जितने भी पार्टिसिपेटिंग एटम्स थे उन सभी के
ऑक्टेट कह लें या हाइड्रोजन के केस में ड्यूप्लेट कह लें, वो कंप्लीट हो जा रहा था। तो लुईस की थोड़ी इज्जत बची हुई है अभी तक। अब अगले एग्जाम्पल में हम ऐसा एग्जाम्पल करेंगे, दो ऐसे एग्जाम्पल करेंगे जहां पर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होंगे। एक ऐसा एग्जाम्पल करेंगे जहां ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन रहने वाले हैं और एक ऐसा करेंगे जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। जरा समझो। नाउ लेट्स डू एग्जाम्पल नंबर 5। तो 5 हम लोग करने वाले हैं बड़ा फेमस कंपाउंड सल्फ्यूरिक एसिड। कैसे बना सल्फ्यूरिक एसिड, थोड़ा फास्ट बनाएंगे। सल्फर भी बच्चों ऑक्सीजन की फैमिली का मेंबर, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो रहे 6, तो सल्फर बना दिए 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन बना दिए इसके। अच्छा, अब बच्चों इस सल्फर के साथ क्या होता है कि अलग कलर से ड्रॉ करना होगा। सल्फर के साथ क्या हो गया कि 2 ऑक्सीजन डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाते हैं, एक ऊपर एक नीचे। अब लुईस ने कुछ बताया नहीं कि कौन ऊपर होगा कौन नीचे होगा या दाएं होगा बाएं होगा, वो तो जिसकी जैसी सहूलियत है पेपर में वैसा बना लीजिए। इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होगा इससे लुईस को कोई लेना देना नहीं। तो हम लोग तो लुईस स्ट्रक्चर ही पढ़ रहे हैं, तो अभी हमें फिलहाल लेना देना नहीं, हम भी अपनी सहूलियत के हिसाब से ड्रॉ करते चले जा रहे हैं। तो ये हो गया आपका ऑक्सीजन, ठीक। अब इसके साथ एक है हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है, तो एक इस साइड एक इस साइड। अब चलिए बॉन्ड्स ड्रॉ कर देते हैं फटाफट। ये इससे ड्रॉ हो गया, ये इससे ज्वाइन हो गया, ये दोनों ज्वाइन हो गए। उसके बाद बच्चों 2 ये ज्वाइन हो गए, 2 ये भी ज्वाइन हो गए, एक ये बॉन्ड बन गया और एक ये बॉन्ड बन गया, ठीक है। सारे बॉन्ड्स ड्रॉ हो गए। अब जरा गौर से देखें क्या हो रहा है। हो ये रहा है कि इस ऑक्सीजन को देखो तो इसके खुद के 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 पिंक और आगे 8 हो गए, इसके पास भी 8 हो गए। इस ऑक्सीजन को देखें तो खुद के इसके पास जो येलो कलर से ड्रॉ है ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन्स है। अब इसको एक ग्रीन शेयरिंग में मिल गया, एक पिंक शेयरिंग में मिल गया, तो इसके पास भी 8 हो गए। ऐसे इसको भी एक ग्रीन शेयरिंग में मिल गया, एक पिंक मिल गया, इसके पास भी 8 हो गए। लेकिन 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 अब यहां पर थोड़ा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि भाई अगर ये आइसोलेटेड सल्फर है तो इसके खुद के 6 पिंक इलेक्ट्रॉन्स हैं, फाइन। अब यहां पर इस आइसोलेटेड सल्फर को चारों तरफ से ऑक्सीजन ने दम से अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर दिए। तो इसके पास खुद के इलेक्ट्रॉन तो थे 6 पिंक, इसको 2 येलो ऊपर से मिले, 2 येलो नीचे से, 1 येलो दाएं 1 येलो बाएं, तो 6 तो पहले से थे और 6 और मिल गए। 2 + 2 4 + 2 6। So now this sulfur is having 12 electrons. So this is the violation of octet rule. लुईस ने जो सोच के हमें यह बताया कि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाने वाला है, ऑक्टेट रूल मिल जाने वाला है, तो वायलेशन हो गया। किसका वायलेशन हो गया भाई? ये वायलेशन हो गया ऑक्टेट रूल का, ठीक। 8 इलेक्ट्रॉन तो हुए नहीं, उससे भी ज्यादा हो गए। अब ऑक्टेट रूल यानी 8 इलेक्ट्रॉन से अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं तो इसे ही हम लोग एक और टर्म यूज कर सकते हैं, हम लोग बोलते हैं एक्सपेंडेड ऑक्टेट। इसी को बोल सकते हैं एक्सपेंडेड ऑक्टेट। तो लुईस का रूल तो जो वो थ्योरी थी तो गड़बड़ा गई। फिर हमें यह पता चलता है कि चूंकि सल्फर है तो सल्फर 3rd पीरियड का एलिमेंट है। ये जो सल्फर है ये बच्चों 3rd पीरियड का है। तो हम जानते हैं कि 3rd पीरियड है, मतलब इसमें 3D वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं। तो 3D वैकेंट ऑर्बिटल हैं, 5 कमरे खाली हैं, हर कमरे में 2-2 लोग रह सकते हैं। कमरा मतलब ऑर्बिटल। तो 5 3D वैकेंट ऑर्बिटल हैं, सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। तो एक्सपेंडेड ऑक्टेट इट कैन अफोर्ड, बट ऑक्सीजन अफोर्ड नहीं कर सकता है।
जैसे आप देख रहे हैं कि सल्फर में यहाँ पर 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, कभी आप ऑक्सीजन में 12 नहीं देखेंगे। अगर कोई ऑक्सीजन की बात करे या किसी भी सेकंड पीरियड एलिमेंट्स की बात करे, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, कार्बन हो, तो उसमें क्या है, नो डी ऑर्बिटल्स। तो अगर डी ऑर्बिटल नहीं है तो सेकंड पीरियड का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कितना होगा, 2s2 और मैक्सिमम 2p6। तो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स ही हो सकते हैं। लेकिन जो थर्ड पीरियड का है तो उसमें क्या हो जाएगा, 3s2 3p6 और उसका 3d तो 0 है इस सल्फर में, 3d तो है ही नहीं। वैसे यहां तो 3d4 है, सॉरी 3p4 है, चूंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन्स तो इसके p में आ सकते हैं, डी तो पूरा ही खाली है, डी में भी 10 आ सकते हैं। तो ये देखा जाए थियोरेटिकली तो कितने और इलेक्ट्रॉन ले सकता है ये, 10 और 2 12। मतलब टोटल थर्ड, ये जो थर्ड शेल है इसका, जो बैलेंस शेल है, उसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं मैक्सिमम, तो इट कैन हैव मैक्सिमम 10 + 6 + 2 18 इलेक्ट्रॉन्स। तभी तो 12 ही, अभी भी जगह खाली है, कोई और आना चाहे तो आ जाए। लेकिन लुईस की बात तो गड़बड़ा गई। लुईस ने अपनी जो थ्योरी दी वो तो इसी बात पे दी ना कि भाई ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। यहां तो ऑक्टेट का नामो निशान नहीं है, तो कुछ और ही हो गया। अच्छा, एक तो ये, लेकिन तो इसका क्या मतलब ये है कि सल्फर हमेशा ही इस तरह की हरकत करता है? ये भी जरूरी नहीं बच्चों। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सल्फर अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। ये जरूरी नहीं कि सल्फर हमेशा ही एक्सपेंडेड ऑक्टेट रखेगा, ये भी बात का ध्यान रखें। जैसे एक एग्जांपल, से अ वेरी सिंपल H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो अगर हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करी जाए तो अगेन सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन्स, पिंक इलेक्ट्रॉन्स, एंड इट हैज टू फॉर्म बॉन्ड्स विथ 2 हाइड्रोजन्स। तो 2 टर्मिनल हाइड्रोजन्स ड्रॉ कर दिए। नाउ लेट्स लुक अपॉन द बॉन्ड्स। तो एक बॉन्ड बच्चों ये हो गया, एक ही हो गया, बस। अब ये जो अपना पिंक कलर का सल्फर है, इसके दायरे में इसके खुद के 6 इलेक्ट्रॉन्स तो थे ही, लेकिन खुद के 6 होने के साथ साथ पड़ोसियों के 2 और मिल गए। तो हो गए इसके कितने, 6 + 2 दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब यहां पर इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ये बात ध्यान रखें कि जो अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकता है वो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, उसी में खुश है। अब नहीं बन रही है बात तो एक्सपेंड कर देगा, तो वो उसमें भी खुश है। ठीक है। तो बच्चों ये जो एग्जाम्पल 5 हुआ, ये लुईस की बातों से मेल नहीं खाता है, तो उसमें हम डबल स्टार मार्क कर दे रहे हैं। अच्छा, एक और इसी तरह का करते हैं, एक और करते हैं बच्चों। एग्जाम्पल 6 और 7 देखते हैं जरा। नहीं, 5 6 तो हो गया, 7 और 8 देखते हैं। जैसे केवल सल्फर ही उस कैटेगरी का नहीं है बच्चों, सल्फर ही एक्सपेंडेड ऑक्टेट रखे जरूरी नहीं। जैसे फॉस्फोरस, PCl5 ले लीजिए, बड़ा फेमस एग्जाम्पल। PCl5 ले लीजिए या फॉस्फोरस का कोई भी ऑक्सी एसिड ले लीजिए। ऑक्सी एसिड का मतलब हो गया, से यहां नीचे लिख देते हैं, मैं ड्रॉ करूंगा केवल PCl5 को ही, लेकिन ये सब भी एग्जाम्पल सेम कैटेगरी के। से H3PO2, then H3PO3, then H3PO4, इन सब में एक्सपेंडेड ऑक्टेट है। चलो जल्दी से हम ड्रॉ करके दिखाई देते हैं। देखो बच्चों, जैसे PCl5 की बात करें तो फॉस्फोरस अगेन थर्ड पीरियड है और फॉस्फोरस नाइट्रोजन फैमिली है। इसका मतलब हुआ इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक। अब ये PCl5 में फॉस्फोरस नेचुरली क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कमजोर है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की नेचुरली उससे हाई है। तो 5 क्लोरीन एटम्स क्या करते हैं, इस एक फॉस्फोरस के साथ 5 अलग अलग कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं, और उन 5 कोवेलेंट बॉन्ड्स के बनाने के चलते इस फॉस्फोरस के पास
कुल मिलाकर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं बच्चों, वो हो जाते हैं कितने? वो इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं 10। इस फॉस्फोरस के पास कुल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जा रहे हैं बच्चों? 10। तो फिर से एक्सपेंडेड ऑक्टेट हो गया। इस फॉस्फोरस के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो हो सकता है, क्यों? क्योंकि इसमें भी क्या है, ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, इसमें भी 3D खाली है। जैसे H3PO2 को देख लें। अब ये H3PO2, H3PO4 और H3PO3 ये सब इसलिए बताए दे रहे हैं क्योंकि इनके स्ट्रक्चर्स कई बार यूज आ जाते हैं, कई बार इनका यूज आ जाएगा। तो फटाफट ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी ड्रॉ करेंगे। तो पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं बच्चों H3PO2। ओके, तो यहां ड्रॉ करते हैं शुरुआत में H3PO2। इन सब के बच्चों नेमिंग भी इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज H3PO2। H3PO2 मीन्स हाइपो phosphorus acid। देखिए H3PO2 कैसे बनता है। H3PO2 बनाने के लिए अगेन जो सेंट्रल एटम है दैट इज योर फॉस्फोरस, और इसके आपके पास है 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब इस फॉस्फोरस के साथ आपको 3 H चिपकाने हैं और 2 O। तो वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा, ये हो गया, एक 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 ये हो गया, ठीक। और O है, यहाँ तो जगह ही नहीं है, खैर थोड़ा ऊपर बना देते हैं। ओके, तो ये हो गया O, और 3 चाहिए हमें हाइड्रोजन्स। तो 3 हाइड्रोजन्स ना, ठीक। तो ये बन गया आपका हाइपोफॉस्फोरस एसिड। इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, मिला दीजिए, इसको यहां से ज्वाइन कर दीजिए, और ये छूट गया था, और इसको यहां से ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए। हो गया बच्चों। तो ये तो रहा तुम्हारा हाइपोफॉस्फोरस एसिड। यहां भी अगर आप फॉस्फोरस के लिए देखें तो अगेन इसका हर इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है। इसका हर इलेक्ट्रॉन अगर शेयर है तो इसका मतलब ये हुआ कि अब फिर से इस फॉस्फोरस के पास बच्चों, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक। अब बाकी जो 2 और फॉस्फोरस के एसिड्स हैं उसमें हम इतने इलेक्ट्रॉन्स वगैरह नहीं बना रहे हैं, बस डायरेक्ट आपको थोड़ा जल्दी करके निकाल देंगे। तो एक बना हुआ है H3PO3, H3PO3। So this H3PO3, its name is only phosphorus acid। ये हाइपोफॉस्फोरस है, और बच्चों ये हाइपो हट जाता है, ओनली फॉस्फोरस एसिड। These acids are extremely important। HNO3, H2SO4 और ये फॉस्फोरस के एसिड्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत जगह इनका यूज आएगा। तो इसमें बस कितना चेंज आ जाता है, इसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है। चेंज ये देखें, यहां पर आपके पास 2 ऑक्सीजन, यहां पर 3 बढ़ गए, मतलब 1 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा ऐड हो गया। तो इसका जब स्ट्रक्चर बनता है तो एक POH रहता है, POO लिंकेज तो सभी में रहती है। अब यहां पर जो PH लिंकेज थी वो एक PH लिंकेज POH लिंकेज में कन्वर्ट हो जाती है। सो दिस इज योर फॉस्फोरस एसिड। अच्छा, इस फैमिली का जो सबसे वरिष्ठ मेंबर है ऑक्सीजन के टर्म में, वो है आपका H3PO4। दिस इज कॉल्ड फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड, या इसी को बच्चों हम लोग ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। ये थोड़ा सा यहां पर डिवीजन कर देते हैं। अब बच्चों अगर ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड ड्रॉ करना है तो क्या ध्यान, आपको फॉस्फोरस एसिड में ये जो POO लिंकेज है वो तो सब में फिक्स है, उसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। अब यहां पर क्या होगा,
तीनों लिंकेज POH हो जाती हैं, बस इतनी सी बात है। हाइपोफॉस्फोरस में क्या हो जाता है कि 2 फॉस्फोरस हाइड्रोजन लिंकेज हो जाती हैं, एक हाइड्रोजन बढ़ जाएगा तो बीच में आ जाएगा, 2 बढ़ जाएंगे तो दूसरा भी बीच में आएगा, बस इतनी सी बात है। लेकिन इन सभी में एक बात कॉमन है, दैट वी आर एक्सपीरियंसिंग या वी आर गेटिंग एक्सपेंडेड ऑक्टेट्स। किसी फॉस्फोरस में ऐसा नहीं देख पा रहे हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन, सब में 10-10 हो गए। हर फॉस्फोरस ने अपने सभी इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर दिया, तो ज्यादा शेयरिंग हो गई तो उसके पास 10-10 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो अभी तक हमने जो भी एग्जाम्पल्स देखे, चाहे वो PCl5 का हो, H2SO4 का हो, या फॉस्फोरस के एसिड्स का हो, उन सभी में वी आर एक्सपीरियंसिंग मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन बैलेंस शेल ड्यू टू द वैकेंट d ऑर्बिटल। उनके पास खाली जगह होती है तो इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट कर सकते हैं। अच्छा, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हम सबने पढ़ रखी है। हमने देखा था कि ये जो d ऑर्बिटल्स हैं वो 3D सीरीज से स्टार्ट होते हैं, मतलब 3rd पीरियड का एलिमेंट हो, 4th का हो, 5th का हो, तो 3rd पीरियड या उससे नीचे के जो एलिमेंट्स होंगे उन सब में d का प्रोविजन रहेगा। तो अगर d खाली है तो इट कैन ऑब्वियसली एकोमोडेट इलेक्ट्रॉन्स। तो जो एक्सपेंडेड ऑक्टेट है, हमेशा ध्यान रखेंगे बच्चों, वो 2nd पीरियड में पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट में तो केवल 2 ही हाइड्रोजन हीलियम, सेकंड में आपका जैसे सोडियम हो गया, सोडियम क्योंकि लिथियम हो गया, और फिर उधर बेरिलियम हो गया, फिर इधर कार्बन, नाइट्रोजन, बोरॉन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इन सब में एक्सपेंडेड ऑक्टेट नहीं हो सकता है क्योंकि इनमें कोई वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है, d ऑर्बिटल ही नहीं है। तो इस बात को चलो हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो अब बच्चों एक और एग्जांपल कर लेते हैं आखिरी, एंड दैट इज बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। boron trifluoride. Now this example is again the violation of this octet rule. Why? So if we try to draw this boron trifluoride, तो बोरोन फैमिली मतलब क्या हुआ बच्चों, बोरोन के पास बच्चों 5 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं बोरोन के पास। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए तो इट कम्स एज 1s2 2s2 2p1, means in second shell, which is the balance shell, it has 3 electrons as balance electrons. तो जब भी हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमें सारे बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बनाने रहते हैं, तो हमने 3 थे तो 3 बना दिए। अच्छा, अब इसके साथ साथ क्या है, 3 फ्लोरीन लगे हैं, तो नेचुरली फ्लोरीन तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बोरॉन को ही सेंट्रल में रहना पड़ेगा, तो बोरॉन सेंटर में हो गया। नाउ इफ वी लिंक दिस इलेक्ट्रॉन्स, तो बच्चों एक तो ये बॉन्ड नजर आने वाला है और एक ये नजर आने वाला है, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड। तो इस बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के स्ट्रक्चर को अगर गौर से देखें और बोरॉन को देखें, तो शेयरिंग के बावजूद, शेयरिंग हो गई उसके बाद भी ये बोरॉन अभी भी अपने ऑक्टेट को कंप्लीट नहीं कर पाया। मतलब अभी जो थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे, फास्फोरस के कुछ हमने एग्जांपल्स देखे, सल्फर का देखा, तो उन्होंने क्या किया था कि ऑक्टेट से ज्यादा कर लिया, लेकिन ये बेचारा 6 ही इलेक्ट्रॉन लेके रह गया, 3 इसके खुद के और 3 ये ग्रीन इलेक्ट्रॉन्स विच बिलोंग टू दीज फ्लोरीन, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये हुआ कि ऑक्टेट जो है इनकम्प्लीट है। ऑक्टेट जो है प्यारे बच्चों वो इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। लेकिन फिर भी ये कोवैलेंट कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, फिर भी BF3 एग्जिस्ट करता है, इनमें बॉन्ड्स बनते हैं, इनमें बॉन्ड्स बनते हैं, ये कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं ऑक्टेट इनकम्प्लीट होने के बाद भी। तो लुईस की बात तो फिर बनी नहीं। लुईस ने तो यही कहा बॉन्ड इसलिए बनता है जिससे कि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, यहां तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ फिर भी बॉन्ड बन गया। तो ये अभी जो हम लोग बच्चों बात कर रहे थे, लुईस स्ट्रक्चर्स कई सारे हमने देखे, तो शुरुआत में तो मामला ठीक चला लेकिन बाद में गड़बड़ा गया।
गड़बड़ाया कब? जब ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने लगे, 8 से ज्यादा है उससे कम होने लगे। तो ये भी बच्चों लुईस थ्योरी का ड्रॉबैक है। ये भी लुईस थ्योरी का ड्रॉबैक है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट या एक्सपेंडेड ऑक्टेट। तो बच्चों हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर सारे पढ़ लिए, लुईस थ्योरी का शुरुआती स्टेटमेंट पढ़ लिया, लुईस स्ट्रक्चर को बनाने में किन बातों का ध्यान रखना है वो भी पढ़ लिया। नाउ लेट्स सी द कंक्लूडिंग रिमार्क्स, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ दिस थ्योरी, लुईस थ्योरी। सो लेट अस सी ड्रॉबैक्स। of this Lewis theory। समझिए क्या कमियां हैं। तो कमी तो कई सारी हैं, शुरुआत करते हैं। पहली कमी है कि ये जो एक्सपेंडेड ऑक्टेट या इनकम्प्लीट ऑक्टेट, एक्सपेंडेड ऑक्टेट और दूसरी कमी इनकी इनकम्प्लीट ऑक्टेट। क्योंकि इन्होंने तो अपनी स्टेटमेंट में ये बात कही कि ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, इसलिए बनाते हैं कंपाउंड्स, इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। अच्छा बच्चों, जो एक्सपेंडेड ऑक्टेट जहां होता है, ऐसे एटम्स को हम लोग बोलते हैं हाइपर वैलेंट। इस टर्म को भी आप याद रख सकते हैं, हाइपर वैलेंट। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, जरूरत से ज्यादा। तो जितनी बैलेंसी इन्हें रखनी चाहिए थी उससे ज्यादा इन्होंने कर ली, तो ये हाइपर वैलेंट हो गए। इनकम्प्लीट ऑक्टेट का मतलब हो जाता है हाइपोवैलेंट। ये दो नए टर्म है बच्चों, हाइपर वैलेंट और हाइपोवैलेंट। तो हाइपर वैलेंट हो गया जरूरत से ज्यादा, और हाइपो हो गया मतलब थोड़ा कम। तो ओके, सो दिस इज द फर्स्ट ड्रॉबैक, एक्सपेंडेड ऑक्टेट एंड इनकम्प्लीट ऑक्टेट। अच्छा, अगला ड्रॉबैक देखो क्या है इनका, ड्रॉबैक नंबर 2। इनका दूसरा जो ड्रॉबैक है वो जो हम लोग बनाते बनाते बात कर रहे थे कि यार पता नहीं चल पा रहा है कि इसका शेप कैसा है, दो बॉन्ड्स के बीच का एंगल क्या है, कुछ अतई पता नहीं चल रहा है। बस ऑक्टेट कंप्लीट, बस इतनी सी बात हो रही है, उससे आगे तो कोई बात हुई नहीं। तो जो दूसरा ड्रॉबैक है वो ये है कि इट couldn't explain shape of molecule. It couldn't explain shape of molecule. शेप का मतलब क्या है? शेप कैसे पता चलता? शेप तब पता चलता जब आपको बॉन्ड्स के बीच के बॉन्ड एंगल्स पता चलते हैं, और उसके साथ साथ बॉन्ड लेंथ भी पता चलती। तो बॉन्ड एंगल कितना होगा, बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इन सब के बारे में एकदम साइलेंट रहा मामला, कुछ नहीं बताया। ये एक्स हैलोजन नहीं है, क्रॉस कर दिया मैंने, मतलब न तो इसकी जानकारी दी ना इसकी जानकारी दी। अच्छा, अब बात आती है तीसरा ड्रॉबैक क्या हुआ। तो तीसरी बात क्या समझ आई? तीसरी बात इन्होंने ये भी नहीं बता पाई कि दो कोवेलेंट कंपाउंड है, कौन ज्यादा स्टेबल, या जो बॉन्ड्स हैं वो बॉन्ड्स में कौन सा बॉन्ड ज्यादा लंबा कौन सा छोटा। तो बॉन्ड लेंथ हो गया। अब लंबाई और छोटाई बच्चों स्टेबिलिटी से भी निर्धारित होती है। जो कमजोर बॉन्ड्स होते हैं वो रिलेटिवली लार्जर होते हैं, लॉन्गर होते हैं, और जो बच्चों मजबूत बॉन्ड्स होते हैं वो छोटे होते हैं, मजबूत होते हैं, एटम्स पास पास रहते हैं, उनको अलग अलग करना मुश्किल रहता है। या बॉन्ड एनर्जी कह लें, तो बॉन्ड एनर्जी बहुत जिनकी हाई होगी उसको तोड़ने के लिए बहुत ताकत लगानी पड़ेगी। तो इन्होंने ये जो बॉन्ड्स की स्टेबिलिटी के बारे में भी कोई बात नहीं बताई। सो इट couldn't explain
क्या क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ये बॉन्ड एनर्जी के बारे में कुछ एक्सप्लेन तो छोड़ो, चर्चा ही नहीं हुई, साइलेंट रह गए। बॉन्ड एनर्जी, इसके बारे में कुछ अता पता नहीं। बॉन्ड स्टेबिलिटी है सब एक ही टर्म, हम लोग भी अब सुंदरता बढ़ाने के लिए लिख लेते हैं। बॉन्ड स्टेबिलिटी, कोई कह सकता है बॉन्ड स्ट्रेंथ, इन सब की कोई चर्चा ही नहीं हुई, एटसेट्रा एटसेट्रा, कोई बात ही नहीं हुई। ना तो शेप के बारे में कुछ पता, ना ये पता कि कौन बॉन्ड कितना मजबूत है, कमजोर है, लंबा है, छोटा है, कुछ पता नहीं। और ऑक्टेट तो बोले थे कि सब ऑक्टेट होने चाहिए पूरे, तो ऑक्टेट भी नहीं रह पाए पूरे, कभी ज्यादा हो गए कभी कम भी हो गए, फिर भी बॉन्ड बन गए। 3 कमियां। चौथी एकदम बेसिक कंसेप्चुअल कमी। क्या कमी? इनकी जो थ्योरी है वो इस बात पर आधारित है कि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आने के बाद फर्दर रिएक्टिविटी के चांसेस 0 है। ये जो बेसिस है वो बेसिस ही गलत है। चौथी कमी। फोर्थ कमी ये है कि इनका ये जो ऑक्टेट रूल है, दिस इज बेस्ड on chemical inertness of noble gas. This is also from NCERT book. Chemical inertness of noble gas. However, some noble gases like xenon, krypton also combine with oxygen and fluorine, to form a number of compounds, जैसे अभी बच्चों जो हम लोग नोबल गैस फैमिली पढ़ते हैं तो इस बारे में और डिटेल हम लोग पढ़ेंगे कि क्यों ये कंपाउंड्स बनते हैं। तो अभी बस जान लेना है कि बनते हैं, दैट्स इट। सो HCF2 हो गया, फिर KrF2 हो गया, XCOF2 हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, और भी कई सारे बनते हैं। तो इनका जो मेन रूट था थ्योरी का, जो केमिकल इनर्टनेस थी इनर्ट गैस की, वही गड़बड़ हो गई। तो कुल मिलाकर स्टिल दिस थ्योरी इज वेरी यूजफुल। व्हाई इट इज यूजफुल? क्योंकि बच्चों ठीक है, इन्होंने जो सोच के बताया वो हिट नहीं किया, लेकिन फिर भी जो बताया वो जरूर हिट किया। इन्होंने ये तो बताया कि भाई इस तरह से ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो बनते हैं आपके बॉन्ड्स। कभी कभी ठीक है ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाया या ज्यादा हो गया, उससे कम रह गया, उसके बाद भी इनका जो तरीका था बच्चों स्ट्रक्चर बताने का, हम लोग आज भी वही तरीका फॉलो करते हैं और वो सही भी है। अब बात रही कि ठीक है सर, इसका ये तो नहीं बता पाए कि क्या इसका शेप होगा, क्या बॉन्ड एंगल होगा, वो आगे के लोगों ने बताया। लेकिन आगे के लोगों ने तभी बताया जब इन्होंने इतना बताया। यही कोई नहीं करता, शुरुआत ही कोई ना करे, तो फिर आगे जो भी उस पर कमेंट्री होगी वो कैसे होगी? सो दिस लुईस थ्योरी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड स्टिल दिस इज स्टिल क्या कहेंगे, रेलेवेंट। बारिंग सम दीज शॉर्ट कमिंग्स, तो जो कमियां हैं उनको भूल जाइए, जो काम की बात है उसको याद रखना चाहिए। So this was all about for this Lewis theory in this lecture. Thank you, बच्चों. Done.